वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। पूरी दुनिया या तो कैपिटलिज्म का हाथ थाम रही थी या कम्युनिज्म को चुनकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन इन्हीं दिनों कुछ ऐसे भी देश थे जहां या तो यूएसएसआर या यूएसए ने उसी देश के कुछ एक नेताओं को लेकर पपेट गवर्नमेंट की सरकार बना रखी थी। ऐसा ही एक देश था क्यूबा, जहां अमेरिका के सपोर्ट से फुलजेंशियो बटिस्टा ने कैपिटलिस्ट सरकार बना रखी थी। उन्हीं दिनों देश की जनता के सपोर्ट के साथ फिडेल कैस्ट्रो ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। इस एक आदमी ने क्यूबा के लिए अमेरिका से लोहा ले लिया था। अमेरिका से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर उसकी मर्जी के खिलाफ अगर किसी ने राज किया है तो वो थे फिडेल कैस्ट्रो। कुछ लोग कैस्ट्रो को तानाशाह के रूप में देखते हैं तो कुछ इसे क्यूबा के सुपर हीरो के तौर पर पहचानते हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि कैस्ट्रो एक निडर और बेहतरीन लीडर थे। इन्होंने अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से लिखा और बचपन से ही मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी का खुलकर समर्थन किया। फिडेल कैस्ट्रो ने अपना पूरा जीवन एक रिबेलियन के तौर पर जिया। तभी तो जहां दुनिया के बड़े से बड़े देश अमेरिका से पंगा लेने से डरते थे, तो वही फिडेल कैस्ट्रो ने अमेरिका से खुलेआम न्यूक्लियर वॉर तक छेड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था। कैस्ट्रो से अमेरिका को इतनी चिढ़ थी कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने कैस्ट्रो को एक बार नहीं बल्कि पूरे 638 बार मारने की कोशिश की। बट अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी कोई कैस्ट्रो का बाल भी बाका नहीं कर पाया और कैस्ट्रो 90 साल की उम्र में अपनी जिंदगी पूरी शान से जीने के बाद ही इस दुनिया से गए। फिडेल कैस्ट्रो का जन्म 13 अगस्त 1926 को साउथ ईस्टर्न क्यूबा में एक रिच फैमिली में हुआ। इनके पिता एंजल कैस्ट्रो वायारगेस एक बड़े शुगर केन मिल के मालिक थे। एंजल की पहली शादी मारिया आर्गोटा वायरीस से हुई, लेकिन इसी बीच इनका अपनी ही नौकरानी लीना रस गोंजालेस के साथ अफेयर चलने लगा और बाद में एंजल ने लीना से शादी भी की, जिनसे इनके 7 बच्चे थे, जिनमें कैस्ट्रो भी शामिल थे। कैस्ट्रो पढ़ाई को छोड़कर हर चीज में इंटरेस्टेड थे, जिस वजह से केवल 6 साल की उम्र में कैस्ट्रो के पिता ने इन्हें सैंटियागो दे क्यूबा के एक रोमन कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। हालांकि इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। जब फिडेल कैस्ट्रो 4th स्टैंडर्ड में थे तो उनके स्कूल से उनके पिता को एक लेटर भेजा गया जिसमें लिखा था कि उनके तीनों बच्चे पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा शरारती है। फिडेल कैस्ट्रो के पिता ये सुनकर आग बबूला हो गए और उन्होंने तीनों को ही स्कूल से नाम कटाकर घर वापस बुला लिया। लेकिन कम उम्र के फिडेल कैस्ट्रो ने धमकी दी कि अगर उनका एडमिशन नहीं कराया गया तो वो घर को आग लगा देंगे। मजबूर होकर उनके पिता ने एक शर्त पर हवाना के जेसुएट स्कूल में उनका दाखिला करवाया, जिसमें कहा गया कि अगर नंबर कम आए तो उनका खर्च रोक दिया जाएगा। अब कैस्ट्रो पढ़ने में तो अच्छे थे नहीं, इसलिए उन्होंने अपना फेक रिजल्ट अपने पिता को दिखाना शुरू कर दिया। फिडेल का बिहेवियर लगातार खराब होता जा रहा था। उनकी पढ़ाई भी दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। इससे परेशान होकर उनके पिता ने फिडेल का नाम एक प्राइवेट स्कूल में लिखवा दिया, जिससे कि फिडेल के बिहेवियर को सख्ती से सुधारा जाए। यहाँ कैस्ट्रो ने अपना कुछ वक्त जैसे तैसे निकाला और 1942 में कैस्ट्रो के पिता ने इन्हें हवाना के जेसुइट जुआन एल कॉलेगियो दे बेलिन में ट्रांसफर करवा दिया। हवाना के इस कॉलेज में कैस्ट्रो पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में मन लगाते थे। फिडेल का मन पढ़ाई लिखाई में तो लगता नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स में उनकी रुचि बहुत ज्यादा थी। इस सब के अलावा वो लोगों से बातें करने में माहिर था। छोटी उम्र में ही उसने बातचीत करने की कला में महारत हासिल कर ली थी और उसकी बातें काफी इन्फ्लुएंशियल होती थी। कम उम्र में ही फिडेल कैस्ट्रो ने बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अपने अंदर डेवलप कर ली थी। अब तक कैस्ट्रो को ना ही तो किसी स्कूल में इंटरेस्ट आया था और ना ही किसी सब्जेक्ट में। उनके पिता स्कूल बदलवाते रहे, लेकिन कैस्ट्रो का एक ही हाल रहा। लेकिन कैस्ट्रो की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना में लॉ की पढ़ाई करने गए। उन दिनों वहाँ स्टूडेंट्स काफी पॉलिटिकली एक्टिव रहते थे और बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को गुपचुप तरीकों से अंजाम देते थे। क्यूबा के पॉलिटिक्स में कैस्ट्रो को भी काफी इंटरेस्ट था, तो वो कॉलेज शुरू होने के साथ ही स्टूडेंट्स एक्टिविज्म ग्रुप के मेंबर बन गए। स्टूडेंट्स का ये ग्रुप वायलेंट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके देश में रेवोल्यूशन लाना चाहता था। अपनी पॉलिटिक्स पर कमाल की पकड़ और स्पीचेस एंड डिबेट्स में महारत के कारण कैस्ट्रो ने स्टूडेंट्स के बीच काफी जल्दी पॉपुलैरिटी बटोर ली। इसी यूनिवर्सिटी में कैस्ट्रो ने क्यूबा में अमेरिकन इंपीरियलिज्म को लेकर अपनी आवाज बुलंद की और फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, के चुनाव में स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट बनने के लिए ऑनेस्टी, डिसेंसी एंड जस्टिस के नाम पर एक कैंपेन चलाया, जिसमें इन्हें बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। लेकिन कोई भी हार कैस्ट्रो को रोक नहीं पाई।
फिडेल कैस्ट्रो का क्यूबा की पॉलिटिक्स में पहला स्टेप तब देखा गया जब क्यूबन प्रेसिडेंट रामोन ग्राउ ने बस का किराया बढ़ा दिया था। अपने साथियों के साथ फिडेल कैस्ट्रो ने प्रेसिडेंट पैलेस तक बढ़ते किराए के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला। पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए लाठियां बरसाई। स्टूडेंट्स को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस के कार्रवाई से फिडेल कैस्ट्रो को भी काफी चोटें आई, लेकिन फिडेल कैस्ट्रो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने और अपने साथियों के ऊपर किए गए अत्याचार को प्रेस के माध्यम से पूरी कंट्री को बताया, जिससे न सिर्फ फिडेल कैस्ट्रो को सिंपैथी मिली बल्कि प्रेसिडेंट रामोन ग्राउ की छवि पर भी असर पड़ा। इस दौरान फिडेल ने क्यूबन प्रेसिडेंट के इस लाठी चार्ज के खिलाफ पब्लिकली स्पीच दी। इस स्पीच एंड मार्च ने कैस्ट्रो को क्यूबा में इतना पॉपुलर कर दिया कि अगले दिन के न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज ने कैस्ट्रो की स्पीच को कवर किया। क्यूबा में जैसे ही कैस्ट्रो का नाम चर्चा का मुद्दा बनने लगा, कैस्ट्रो ने कॉलेज गैंगस्टर्स का हाथ छोड़कर द पार्टी ऑफ द क्यूबन पीपल ज्वाइन कर ली, जिसे क्यूबा के एक बड़े पॉलिटिशियन एडुआर्डो चिवास ने बनाया था। इस पार्टी का मेन मकसद सोशल जस्टिस, ऑनेस्ट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल फ्रीडम को बढ़ावा देना और करप्शन के खिलाफ खड़े होना था। पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही कॉलेज गैंगस्टर लीडर्स ने कैस्ट्रो को डेथ थ्रेट्स देने शुरू कर दिए। वो नहीं चाहते थे कि कैस्ट्रो उन्हें छोड़कर किसी और ग्रुप या पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन कैस्ट्रो ने किसी भी धमकी को खुद के डिसीजन पर भारी नहीं पड़ने दिया और कॉलेज गैंगस्टर से खुद को बचाने के लिए अपने साथ हर समय एक पिस्टल और कुछ दोस्त रखने लगे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और 1948 में कैस्ट्रो की पार्टी ने जनरल इलेक्शन में पार्ट लिया और तीसरे नंबर पर आए। इलेक्शंस हारने के बाद भी कैस्ट्रो अपनी पार्टी को संभालने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे, जिस वजह से एडुआर्डो भी कैस्ट्रो को पार्टी में काफी इंपॉर्टेंस देने लगे। हालांकि इस दौरान कैस्ट्रो के ऊपर कॉलेज डेज में गैंग रिलेटेड असैसिनेशंस के कई इल्जाम भी लगे, लेकिन एक भी प्रूफ न हो पाने के कारण ये पार्टी का एक मेन हिस्सा बने रहे। कैस्ट्रो कॉलेज में स्टडी भी कर रहे थे और पूरे लैटिन अमेरिका में हो रहे रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करते रहते थे। इसी दौरान 1947 में कैस्ट्रो कैरेबियाई सेना में शामिल हो गए, जो कैरेबियाई देशों के पॉलिटिकल एक्साइल्स का समूह था, जिसने कैरेबियन कंट्रीज से डिक्टेटर लेड गवर्नमेंट्स को उखाड़ फेंकने की प्लानिंग बनाई थी। जब कैस्ट्रो इस ग्रुप में शामिल हुए, तब ये लोग डोमिनिकन रिपब्लिक के करप्ट यूएस एलाई राइट विंग राफेल ट्रूजिलो सरकार के खिलाफ एक मूवमेंट कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग ये लोग राफेल ट्रूजिलो सरकार को डोमिनिकन रिपब्लिक से हमेशा के लिए उखाड़ फेंक देना चाहते थे। डोमिनिकन रिपब्लिक की यूनिवर्सिटी कमिटी फॉर डेमोक्रेसी के पास अपनी खुद की अराउंड 12,000 रेवोल्यूशनरीज ट्रूप्स की एक फोर्स भी थी, जिसमें मोस्टली क्यूबन्स और एग्जाइल्ड डोमिनिकन्स थे। इस मूवमेंट को फिडेल ने लीड किया और इन एग्जाइल लोगों को 2 महीने तक पैरामिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन तब तक डोमिनिकन के हेड ट्रूजिलो को किसी तरह से इस इन्वेजन का पता लग गया और उसने यूएस से मिलिट्री सपोर्ट की मांग की। इसके बाद फिडेल और इनकी रेवोल्यूशनरीज साथी को बड़ी हार और बेइज्जती का सामना करना पड़ा। कुछ स्टूडेंट्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस अनसक्सेसफुल अभियान के बाद कैस्ट्रो ने दोबारा हवाना का रुख किया और स्टूडेंट्स की मौत के खिलाफ कई प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। यहाँ पहुंचकर कैस्ट्रो ने क्यूबा में हो रहे सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर खुलकर अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। इस इंसिडेंट के बाद अप्रैल 1948 में कैस्ट्रो ने बोगोता, कोलंबिया में एक क्यूबन स्टूडेंट ग्रुप को लीड किया, जिसे अर्जेंटीना गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही थी। दरअसल बोगोटा में एक मशहूर लेफ्टिस्ट लीडर होर्हे एलिकर गाइटन अलाया का असैसिनेशन कर दिया गया था, जिस कारण गवर्नमेंट और लेफ्टिस्ट लिबरल्स में काफी राइट्स और क्लैशेस देखे जा रहे थे। कैस्ट्रो ने यहाँ पहुँचने के साथ ही लिबरल्स का हाथ थाम लिया और पुलिस स्टेशन से कई गन्स और एम्यूनिशन की चोरी की और बड़ी सफाई से इस चोरी से बच भी गए। इसके बाद भी कैस्ट्रो ने बोगोटा में कई अभियान को लीड किया और पॉपुलर अपराइजिंग्स में कई महत्वपूर्ण चीजों को सीखा। इसी साल अक्टूबर 1948 में कैस्ट्रो क्यूबा के एक अमीर खानदान की बेटी और अपने साथी स्टूडेंट मिर्ता डियाज बालार्ड से शादी करके क्यूबा के एलीट ग्रुप्स का हिस्सा बन गए। कैस्ट्रो और मिर्ता की लव मैरिज हुई थी, जिसमें दोनों साइड की फैमिलीज इस शादी के खिलाफ थी। फिर भी कैस्ट्रो के फादर इन लॉ ने कैस्ट्रो को कई हजार डॉलर्स दिए और करीब 3 महीने तक न्यूयॉर्क सिटी में हनीमून का इंतजाम भी करवाया। न्यूयॉर्क में रहने के साथ ही कैस्ट्रो ने इंग्लिश भाषा को भी सीखा। इसी समय कैस्ट्रो ने मार्क्सिस्ट,
कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और व्लादिमीर लेनिन की राइटिंग्स को इतना पढ़ा कि धीरे धीरे कैस्ट्रो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट में तब्दील हो गए। सितंबर 1949 में मिर्ता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे फिडेलिटो का नाम मिला। फिडेलिटो के जन्म के बाद कैस्ट्रो का परिवार हवाना के एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गया, लेकिन बेटे के जन्म के बाद भी कैस्ट्रो ने रिस्क लेना बंद नहीं किया। शहर में होने वाली पॉलिटिक्स में कैस्ट्रो लगातार एक्टिव रहे और कई स्टूडेंट्स मूवमेंट्स को लॉन्च किया। इस मूवमेंट का मेन मकसद यूनिवर्सिटीज के वायलेंट गैंग्स को रोकना और कंट्रोल में लाना था। अब ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट इन गैंग्स को रोक नहीं पा रही थी, बल्कि गवर्नमेंट खुद इन गैंग से अपने फायदे के लिए सीक्रेटली डील करती थी और इन्हें फंड भी करती थी। कैस्ट्रो को जैसे ही गवर्नमेंट के इस काले कारनामे के बारे में पता चला, उसने तुरंत 13 नवंबर 1949 को सरकार के पूरे कारनामे को अपनी स्पीच से लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। कैस्ट्रो के स्पीच ने नेशनल प्रेस को काफी अट्रैक्ट किया, जिस कारण गैंग्स ने कैस्ट्रो से बदला लेने की ठान ली, जिस वजह से कैस्ट्रो ने छुपना ही ठीक समझा। कभी यूएस तो कभी कंट्री साइड छिपते छुपाते सितंबर 1950 में फाइनली कैस्ट्रो डॉक्टर ऑफ लॉ में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके लॉ प्रैक्टिस में लग जाते हैं और रिफॉर्मिस्ट क्यूबन पीपल्स पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। इस पार्टी के थ्रू कैस्ट्रो को हवाना डिस्ट्रिक्ट से अपकमिंग जून 1952 इलेक्शंस के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कैंडिडेट चुना जाता है, लेकिन सालों की मेहनत करने के बाद 1952 में जब इलेक्शंस लड़ने की बारी आती है तो जनरल फुलजेंशियो बटिस्टा एक सक्सेसफुल कू करके गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देते हैं और इलेक्शंस कैंसिल हो जाते हैं। इलेक्शंस कैंसिल होते देख कैस्ट्रो आग बबूला होते हैं और बटिस्टा सरकार की डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए हर एक कोशिश में जुट जाते हैं। सबसे पहले कैस्ट्रो लीगल तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, लेकिन जब इस सब का बटिस्टा डिक्टेटरशिप पर कोई खास असर नहीं होता तो वो 1953 में एक अंडरग्राउंड रेबेल फोर्स बना लेते हैं, जिसके बाद 26 जुलाई 1953 के सुबह को कैस्ट्रो अपने भाई राउल और लगभग 160 हथियारबंद लोगों के साथ क्यूबा के सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री बेस मोनकाडा मिलिट्री बैरक्स पर हमला कर देते हैं, इस सोच के साथ कि शायद इस अटैक से बटिस्टा की डिक्टेटरशिप के खिलाफ अपराइजिंग तेज हो जाएगी। लेकिन असल में होता कुछ उल्टा ही है। इस अटैक में कैस्ट्रो के 60 लोग मारे जाते हैं और कैस्ट्रो और राउल को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद कैस्ट्रो को 15 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि सालों बाद लोगों का सपोर्ट पाने के लिए बटिस्टा सरकार कैस्ट्रो और उसके भाई राउल को एक पॉलिटिकल एमनेस्टी के तौर पर छोड़ देती है। जेल से छूटते ही कैस्ट्रो और राउल मेक्सिको का रुख करते हैं और बटिस्टा की माफी के बाद भी ये दोनों लगातार बटिस्टा सरकार के खिलाफ अपने कैंपेन जारी रखते हैं। कैस्ट्रो और चे गेवारा की पहली मुलाकात जून 1955 में मेक्सिको सिटी में हुई। चे गेवारा पहले से ही कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे और ऐसे में फिडेल के साथ मिलकर उन्होंने क्यूबा की कंडीशन के बारे में भी जाना। इस मीटिंग में फिडेल चे गेवारा से काफी प्रभावित हुए, यही से उनके साथ क्यूबा में बटिस्टा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्लानिंग करने लगे। क्यूबा को उसके तानाशाह राष्ट्रपति फुलजेंशियो बटिस्टा से छुटकारा दिलाने के लिए चे गेवारा एक दूसरा मूवमेंट भी 1953 से चला रहे थे, लेकिन फुलजेंशियो बटिस्टा को अमेरिका से मदद मिल रही थी, जिसके कारण चे गेवारा का मूवमेंट सक्सेस नहीं हो पा रहा था। फिडेल एंड चे दोनों के विचारों में सिमिलैरिटीज थी, इसलिए 26 जुलाई को अर्नेस्टो चे गेवारा मेक्सिको सिटी के ला हबाना कैफे में फिडेल कैस्ट्रो के मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। चे गेवारा और फिडेल कैस्ट्रो के क्रांतिकारी विचार का प्रभाव पूरे क्यूबा पर दिखने लगा था। देखते ही देखते दोनों मिलकर डिसिप्लिन्ड गुरिल्ला फोर्स को बना लेते हैं। कैस्ट्रो जब मेक्सिको में बटिस्टा के खिलाफ आर्मी को बना रहे थे, वहीं पर फिडेल की मुलाकात नाटी रेवुएल्टा नाम के एक और क्यूबन रेवोल्यूशनरी से होती है। इन दोनों के बीच कुछ समय से ही प्रेम हो गया और इसी अफेयर से इन दोनों की एक बेटी भी होती है, जिसका नाम अलीना फर्नांडेस दिया जाता है। इस अफेयर की वजह से फिडेल की फर्स्ट मैरिज भी टूट जाती है। नाटी वो औरत रहती है जिन्होंने मेक्सिको में फिडेल को पूरा सपोर्ट दिया, अपने घर में रहने की जगह दी और अपने ज्वेलरी बेचकर
फिडेल को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। इन्हीं के घर पर रहकर फिडेल ने मोनकाना बैरक्स अटैक को प्लान भी किया था। हालांकि इन दोनों ने कभी शादी नहीं की, लेकिन इस बेटी को नेटी के पहले पति ने अपना नाम दिया। कैस्ट्रो चे गेवारा के साथ बटिस्टा के सरकार को क्यूबा से उखाड़ फेंकने के लिए अपने 81 आदमियों को लेकर क्यूबा के ईस्टर्न कोस्ट पर उतरते हैं। इस पूरे गुरिल्ला वॉर की प्लानिंग चे ने की थी, जिससे कि पूरी टीम को सक्सेस मिलने की उम्मीद थी। लेकिन बटिस्टा को कैस्ट्रो की इस घुसपैठ के बारे में पता चल गया और उन्होंने कैस्ट्रो के लोगों पर बुरी तरह गोलियां बरसाई। मंजर तो कुछ यूं था कि चे गेवारा, कैस्ट्रो और उसके भाई राउल के साथ केवल 8 लोग ही बटिस्टा की मिलिट्री से अपनी जान बचाकर भाग पाए, बाकी सभी मारे गए। लेकिन जो भी लोग बटिस्टा मिलिट्री से बच निकलते हैं, सब के सब सिएरा माएस्ट्रा के पहाड़ों और जंगलों में बटिस्टा सरकार के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। इस बार कैस्ट्रो चे गुरिल्ला टैक्टिक्स का सहारा लेता है और धीरे धीरे करके वहां के लोकल्स को भी खुद में शामिल करने लगता है। गुरिल्ला टैक्टिक्स के कारण कैस्ट्रो बटिस्टा सरकार के खिलाफ कई छोटी बड़ी जीत हासिल भी करता है। बावजूद इसके यूएस एयरफोर्स लगातार कैस्ट्रो और उसके लोगों पर हवाई हमले करने में जुटी होती है। अब यूएस यहाँ बटिस्टा सरकार का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि यूएस हमेशा से क्यूबा पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के कारण क्यूबा में अपनी एक कठपुतली सरकार चलाना चाहती थी, और उस समय सरकार का काम कोई और नहीं बल्कि बटिस्टा ही कर रहा था। हालांकि यूएस एयरफोर्स और बटिस्टा की पुअर मिलिट्री को लगातार चकमा देने के कारण कैस्ट्रो लोकल्स में तेजी से पॉपुलर होने लगा और धीरे धीरे कैस्ट्रो के साथ नंबर ऑफ पीपल जुड़ने लगे। देखते ही देखते कैस्ट्रो ने करीब 800 लोगों को खुद से जोड़ लिया था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जनवरी 1, 1959 को कैस्ट्रो ने क्यूबन मिलिट्री को सामने से चुनौती दी और एक बड़ी जीत हासिल की। देखा जाए तो ये कैस्ट्रो की कमाल की लीडरशिप और मिलिट्री नॉलेज थी, जिसके बल पर उन्होंने केवल अपने 800 गुरिल्ला फाइटर की मदद से बटिस्टा की 30,000 लोगों की प्रोफेशनल आर्मी को मात दे दी। कैस्ट्रो की इस कमाल की जीत के बाद बटिस्टा अपनी जान बचाने के चक्कर में क्यूबा से भाग निकला और क्यूबा की कमान कैस्ट्रो के हाथों में आ गई। फिडेल कैस्ट्रो ने 1959 से 2008 तक क्यूबा पर शासन किया। क्यूबा की कमान हाथ में आते ही फिडेल कैस्ट्रो ने कई बड़े डिसीजंस लिए। वो खुद आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ बने और मैनुअल उरुचिया लियो को प्रेसिडेंट बनाया। हालांकि फरवरी 1959 में कैस्ट्रो ने खुद को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया और क्यूबा की सारी पॉलिटिकल पावर्स को अपने हाथ में ले लिया। फिडेल कैस्ट्रो ने अपने साथी चे गेवारा को फाइनेंस और इंडस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री की कमान सौंपी। फिडेल ने सबसे पहले अपने देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करने के लिए फैक्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया, जिससे कि प्राइवेट कंपनीज की मनमानी खत्म हो जाए। इसके साथ ही इन्होंने फार्मिंग कर रहे लोगों के लाइफ को बेटर करने के लिए कई काम किए। कैस्ट्रो खुद पढ़े लिखे थे और चे के साथ मिलकर इन दोनों ने गांव-गांव में स्कूल खोले, जिससे कि क्यूबा में एजुकेशन रेवोल्यूशन आ गया। क्यूबा में लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड की गई। उन्होंने क्यूबा से रेसिज्म को भी खत्म किया। कुल मिलाकर देश एक अच्छे शेप में आ रहा था, लेकिन उसके साथ ही वहाँ के लोगों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वहाँ कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों को सजा दी जाने लगी। यूएस को सपोर्ट करने वाले लोगों को एग्जाइल दिया जाने लगा। क्यूबा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फिडेल कैस्ट्रो के खिलाफ खड़े होने की आजादी नहीं दी। बड़े किसानों से जमीनें छीन ली गई। जिन्होंने भी फिडेल कैस्ट्रो के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। यूएसएसआर के साथ तो फिडेल कैस्ट्रो की केमिस्ट्री खूब बनी, लेकिन जब भी मौका मिला अमेरिका का नुकसान ही किया। अपने शासनकाल में फिडेल कैस्ट्रो ने प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया। क्यूबा में लोकेटेड लगभग 600 अमेरिकन कंपनीज पूरी तरह जब्त करके नेशनलाइज कर दिया गया। इससे केवल अमेरिका के साथ रिश्ते और खराब हुए। अमेरिका से दुश्मनी करके फिडेल कैस्ट्रो का झुकाव यूएसएसआर की ओर बढ़ता चला गया। एक समय आया जब क्यूबा यूएसएसआर पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया, जिसका असर देखने को मिला जब 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। उस समय क्यूबा की हालत काफी खराब हो गई थी। देश में गरीबी और बदहाली से त्रस्त लोगों को कमाने खाने के लिए अपना देश छोड़कर विदेशों में शरण लेनी पड़ी। 1959 और 1960 में कैस्ट्रो ने क्यूबा में कई रेडिकल चेंजेस किए।
इन 2 सालों के दौरान कैस्ट्रो ने अमेरिकन कंपनी के सभी बिजनेसेस एंड फार्म्स को सीज्ड करके अमेरिका को अलग थलग कर दिया और सोवियत संघ के साथ स्ट्रॉन्ग टाई स्टैब्लिश कर लिया और क्यूबा को कम्युनिस्ट कंट्री में बदल दिया। अमेरिका को कैस्ट्रो का सरकार में आते ही उनके खिलाफ ये रवैया रास नहीं आया। अमेरिका कैस्ट्रो को सत्ता से बाहर करना चाहता था। कैस्ट्रो को ओवरथ्रो करने के लिए अमेरिका ने अप्रैल 1961 में बे ऑफ पिग्स इन्वेजन को करने की कोशिश की, लेकिन कैस्ट्रो ने अमेरिका को लेकर कोई ढील नहीं दी। वो लगातार अपने देश में एंटी अमेरिकन पॉलिसीज चलाता रहा, लेकिन बात हाथ से तब निकल गई जब 1960 में कैस्ट्रो ने अमेरिकन सरकार को धिक्कार कर सोवियत यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए। दरअसल ये वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और ऐसे में क्यूबा का अमेरिका के पड़ोस में बैठकर यूएसएसआर का दामन थामना उन्हें रास नहीं आया। लेकिन कैस्ट्रो न केवल सोवियत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते स्ट्रॉन्ग कर रहा था, बल्कि वो उनकी कम्युनिस्ट सोच से भी काफी प्रभावित था, जिस कारण दिन पर दिन कैस्ट्रो सरकार और सोवियत यूनियन के रिश्ते गहरे होते चले गए। लेकिन अमेरिका कहां बैठे बैठे ये सब देखने वाला था। कैस्ट्रो की एंटी अमेरिकन सोच का बदला अमेरिका ने क्यूबा से अपनी हर तरह की इकोनॉमिक टाइज खत्म करके लिया। अमेरिका ने 1961 में क्यूबा के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर पूर्ण विराम लगा दिया, जिसका असर सीधे क्यूबा की इकोनॉमी पर पड़ा। लेकिन कैस्ट्रो तब भी अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटा और वैसे भी इस समय तक सोवियत क्यूबा का पूरा साथ दे रहा था। हालांकि अमेरिका कैस्ट्रो को सबक सिखाने के लिए कई रास्तों को अपनाने लगा। बॉम्ब, बुलेट्स, हर चीज का यूज किया। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने फिडेल कैस्ट्रो को मारने के लिए उनके मिल्क शेक में जहर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी अमेरिकन एजेंसी कैस्ट्रो को मारने में फेल ही रही। सोवियत ने भी क्यूबा से यूं ही दोस्ती नहीं की थी। दरअसल सोवियत और यूएस में सुपर पावर बनने की होड़ में दोनों ही देश छोटे और कमजोर देशों को अपनी ओर करने में लगे थे, जिससे दूसरे को नीचा दिखाया जा सके। और सोवियत का क्यूबा को सपोर्ट करने का मकसद ही यही था कि वो अमेरिका के एकदम नीचे बैठकर उनकी जासूसी कर सके। और इसी सब के चलते 1962 में यूएसएसआर ने सीक्रेटली अपने कुछ बॉलिस्टिक मिसाइल्स क्यूबा में स्टेशन कर दिए, जो वक्त आने पर आराम से अमेरिकन सिटीज पर न्यूक्लियर बॉम्ब दागने के लिए काफी थी। ये सब करते समय यूएसएसआर प्रीमियर निकिटा क्रुश्चेव ने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका इसका जवाब इस कदर देगा कि दुनिया सबसे भयानक न्यूक्लियर युद्ध की ओर बढ़ जाएगी। अमेरिका को जैसे ही यह पता चला, अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी ने क्यूबा का ब्लॉकेड स्टार्ट कर दिया। अमेरिका ने भी अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैयार किया हुआ था, लेकिन दोनों देशों में कुछ दिनों की बातचीत के बाद क्रुश्चेव ने अपना कदम पीछे ले लिया और दुनिया का सबसे भयानक युद्ध होते होते टल गया। अगर आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कैस्ट्रो यूएसएसआर के पीछे हटने के डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन फिर भी कैस्ट्रो ने यूएसएसआर के डिसीजन को अपनाया और अपनी सरकार को बेहतर तरह से चलाने पर ध्यान देने लगा। कैस्ट्रो ने अपने देश में वन पार्टी सिस्टम लागू कर दिया, जिससे वो पूरी तरह से एक डिक्टेटर के रूप में क्यूबा के सभी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स को अपने हक में ले सके। कैस्ट्रो ने सभी ऑपोजिशन पार्टीज और उसके खिलाफ बोलने वालों को खत्म करना शुरू कर दिया, जिस वजह से क्यूबा के लोगों को कैस्ट्रो सरकार के आ जाने से ठगा हुआ महसूस होने लगा और वो यूएस में जाकर शिफ्ट होने लगे। हालांकि कैस्ट्रो ने इसी समय अपने देश में सोशल सर्विस भी स्टार्ट कर दी और जनता को फ्री में एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की। इसके साथ ही क्यूबा के हर एक इंसान से एम्प्लॉयमेंट का भी वादा किया गया। लेकिन इन सभी सोशल सर्विसेज के बीच क्यूबा की इकोनॉमी लगातार अपने डाउनफॉल की ओर जा रही थी। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि क्यूबा अपने बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी सोवियत पर डिपेंडेंट हो गया था। क्यूबा अपनी इसी नाजुक हालत में अगले कई सालों तक जैसे तैसे सरवाइव करता रहा। लेकिन साल 1976 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया, जिसके तहत क्यूबा में नेशनल असेंबली बनी और कैस्ट्रो को इस असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। इस दौरान कैस्ट्रो ने अपने भाई राउल को मिनिस्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बनाया हुआ था, पर कैस्ट्रो की दूसरों के सहारे पर चलने वाली सरकार को तब झटका लगा जब 1980s में सोवियत यूनियन में मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी हिसाब से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने शुरू किए।
देखते ही देखते सोवियत वीक पड़ता गया और 1991 वो समय था जब यूएसएसआर पूरी तरह से बिखर गया। यूएसएसआर के टूटने का सबसे ज्यादा असर कैस्ट्रो के क्यूबा पर पड़ा, क्योंकि इनका देश पूरी तरह से यूएसएसआर से हो रहे ट्रेड पर डिपेंडेंट था। हालांकि जब कैस्ट्रो ने अपने बिखरते देश को देखा तो ना चाहते हुए भी क्यूबा के लोगों को कुछ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट एक्टिविटीज करने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही लाखों परेशानियों और रुकावटों के बाद भी कैस्ट्रो ने क्यूबा से अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कभी नहीं छोड़ा। 1959 से लेकर 2006 तक कैस्ट्रो ऑफिशियली क्यूबा के हेड बने रहे। 2006 में अपनी सीरियस इंटेस्टाइनल इलनेस के चलते कैस्ट्रो ने अनऑफिशियली अपनी सभी पावर्स अपने भाई राहुल को सौंप दी थी, लेकिन बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते फाइनली 2008 में कैस्ट्रो ने ऑफिशियली एक लेटर के थ्रू क्यूबा की जनता को इन्फॉर्म कर दिया कि अब वो आने वाले इलेक्शंस का पार्ट नहीं बनेंगे और उनकी सभी पावर्स को वो पूरी तरह से अपने छोटे भाई राहुल को सौंप रहे हैं। हालांकि इस पावर ट्रांसफर के बाद भी क्यूबा के हर बड़े डिसीजंस में कैस्ट्रो की एडवाइस जरूर ली जाती थी। आने वाले सालों में कैस्ट्रो को देश विदेश के लीडर्स से लगातार मीटिंग्स करते देखा गया। कैस्ट्रो ने बढ़ती उम्र और बीमारी में भी क्यूबा का हर कदम पर साथ दिया और आखिरी बार पब्लिकली कैस्ट्रो को मार्च 2016 में देखा गया था, जब उन्होंने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के हिस्टोरिक क्यूबा विजिट पर करीब 1500 वर्ड्स के लेटर से रिस्पॉन्ड किया था। वक्त के साथ साथ क्यूबा और अमेरिका के रिलेशंस भी सुधरते गए और यूएस में बराक ओबामा की सरकार आते ही यूएस ने क्यूबा से फिर से अपनी डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश कर लिए, जिसके बाद दोनों देशों में सालों बाद थोड़ी शांति देखी गई। आज के समय भी कैस्ट्रो को उनके एरा का मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल लीडर माना जाता है। कैस्ट्रो अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान किसी के लिए इंस्पिरेशन बने तो किसी के लिए नफरत, लेकिन ये कैस्ट्रो की क्षमता ही है जिसने उन्हें उनके एनिमीज की नजरों में भी एक टावरिंग फिगर बना दिया, जिसने एक छोटे से कैरिबियन आइलैंड को वर्ल्ड अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना दिया। इसके बाद जब कैस्ट्रो ने 90 साल की उम्र को पार किया तो वो जान गए थे कि अब जल्द ही वो इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं, जिस कारण मरने से पहले ही उन्होंने अपनी सभी पार्टी मेंबर्स को उनके कम्युनिस्ट क्यूबा विजन को जिंदा रखने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद 25 नवंबर 2016 को कैस्ट्रो ने हवाना में अपनी आखिरी सांसें ली। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक कर दे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब कर ले।